प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए। यूं देखा जाए तो अब तो चुनावी साल चल रहा है। अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने और ये तय हो जाएगा कि वो अपने 2 टेन्योर के बाद तीसरे टेन्योर में जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर लामबंद होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के सामने कुछ चुनौतियां भी दिखाई देती हैं, तो कुछ अच्छे कामों को बार बार रखा जा रहा है। अच्छे काम कितने ज़्यादा हैं, चुनौतियां कितनी ज़्यादा हैं, क्या विपक्ष इस बार 2019 के मुकाबले ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। सवालों का जवाब देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। 9 साल के 9 सवाल तो कांग्रेस ने भी पूछ दिए। मनरेगा से लेके दलितों से लेके हर मुद्दे को, लगभग वही सारे मुद्दे, और ये स्पष्टता कहा भी गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम इन सारे मुद्दों को उठाते रहे। महंगाई, उद्योगपति, मनरेगा, बेरोजगारी, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो बहुत, आपको लगता है कि ये मुद्दे बहुत भारी मुद्दे हैं? आप कैसे आकलन करते हैं कांग्रेस के इन आरोपों का? आप कैसे आकलन करते हैं इन 9 सालों के कार्यकाल का? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रवीण जी आपको बताऊं कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का एक प्रेजेंटेशन पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने किया था। मैं भी उसमें था और उसमें उन्होंने पूरी तरह से अपनी उपलब्धियां जो है 9 साल की गिनाई, और उसमें बाकायदा तुलनात्मक रूप से गिनाई कि जब यूपीए की सरकार थी तो क्या स्थिति थी, कितने एयरपोर्ट बने थे तब तक पूरे देश में, अब कितने बने, तब कितना विद्युतीकरण हुआ था, अब इतना हुआ, 9 साल में कितना हुआ। तो वो एक तुलनात्मक अध्ययन था। अगर आप उसको देखें उस प्रेजेंटेशन, तो लगेगा कि 9 साल में इतना ज़्यादा काम हो गया जो देश में 70 सालों में नहीं हुआ। तो ये एक पार्टी के प्रचार का अपना एक तरीका है और इसमें गलत भी नहीं। हर पार्टी अपनी उपलब्धियों का प्रचार करती है और निश्चित रूप से उसमें कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं जिनको स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं दिखाई गई भाई। फिर उसमें ये भी दिखाया जाना चाहिए था कि 2014 में गैस के सिलेंडर की क्या कीमत थी और 2023 में क्या है, पेट्रोल की क्या थी, अब क्या है, डॉलर कहाँ था, अब कहाँ, ये भी चीज़ें हैं। बेरोजगारी की दर क्या थी, अब क्या है। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। ग्लास आधा खाली भी, आधा भरा भी है। अब आप उसको आधा भरा देखते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई पड़ता है, आधा खाली देखते हैं तो सब खराब दिखता है। ये दृष्टि के ऊपर है। विपक्ष के मुताबिक 2014 से लेकर 2023 तक देश में कोई काम ही नहीं हुआ। बीजेपी के मुताबिक 2014 से पहले देश में कोई काम नहीं हुआ, जो हुआ बाद में हुआ। तो मुझे लगता है कि दोनों ही अतिरंजना है। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले देश में काम नहीं हुआ था। 2014 तक जो काम देश में हुआ था, ठीक है, कई काम नहीं भी हुए थे जो होने चाहिए थे इसमें को। लेकिन जहाँ तक खींच के गाड़ी को पुरानी सरकारें लाई थी, नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक, उसमें अटल जी की सरकार भी शामिल थी, मोरारजी की भी सरकार, गैर कांग्रेसी सरकारें भी शामिल थी। उसी धरातल से आगे उठाकर मोदी सरकार ने 2023 में देश को आगे ले गई और जिन उपलब्धियों का वो बखान कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं, तो उनके पीछे उस पृष्ठभूमि, उस धरातल का बड़ा योगदान है जहाँ से आप शुरू हुए। जैसे रिले रेस होती है ना, तो बैटन पकड़ा करके, तो जो पहला शुरू में जो दौड़ता है और जो आखिर में दौड़ता है, तो आखिर वाला छूता है उस रस्सी को। तो इसका मतलब नहीं खाली पूरी दौड़ उसने पूरी की है। आखिर वाले को शाबाशी मिलती है, उसकी पीठ थपथपाई जाती है, लेकिन टीम एफर्ट होता है। तो उसी तरह देशों का विकास भी, राष्ट्रों का विकास भी, समाज का विकास हमेशा निरंतरता में होता है और टीम एफर्ट होता है। एक विनोद जी, दर्शकों के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि आपके जैसे राजनीतिक विश्लेषक जिन्होंने राजनीति को और बहुत सारे आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, ये एक सवाल आ रहा है कि अगर अच्छा ये ग्लास को जो भरा भरा वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है, क्या ये जनता के सामने भी ऐसा ही है? क्या परसेप्शन आप इस वक्त देख रहे हैं, क्या भांप पा रहे हैं? खासतौर पर कर्नाटक जैसे राज्य के नतीजे आते हैं, खासतौर पर तब जबकि कांग्रेस जो है वो एक नवीन उत्साह में दिखाई देती है, एक नई तैयारी में दिखाई देती है। आपको लगता है 2024 में, अब 9 के बाद एक और जोड़ लीजिएगा, लेकिन ये चुनावी साल रहता है तो इसमें काम कम और फिर प्रचार और जुमले और बहुत सारी चीजें ज्यादा होती। खुद गृह मंत्री ये बात कह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी स्वीकार करते हैं कि एक साल जो है वो चुनाव के लिए का वर्ष होता है। तो ये जो 9 साल के कामों का आकलन है, आपको लगता है कि जनता के सामने अब इनके साथ में जब जाएगी बीजेपी दोबारा, तो उसकी छवि वही है? क्या कांग्रेस या विपक्ष जो है इन मुद्दों को लेकर ज्यादा मजबूती के साथ में जनता के मुद्दों को रख पाएगा? और जनता में क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजों का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, क्या होता है कि 5 साल का समय थोड़ा कम समय होता है किसी भी सरकार के लिए, खासकर ऐसी सरकार के लिए जो एक लंबे समय के बाद शासन में आई हो। पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की पहली बार आई थी,
तो जब 2019 में चुनाव हो रहे थे तो तमाम सारे जो फैक्टर्स हैं पुलवामा वगैरह वो अपनी जगह थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बात ये जरूर थी कि एक मौका मोदी जी को और देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। 5 साल का समय कम होता है और लोग कहते भी थे कि जो 5 साल के दौरान जो नीतियाँ शुरू की गई, जो कार्यक्रम शुरू किए गए, उनके नतीजे आने में समय लगेगा। 10 साल का समय एक सफिशिएंट समय होता है। उसमें लगभग जो आप शुरू करते हैं पहले उनके परिणाम आने लगते हैं, जो आप नया शुरू कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को लगता है कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि सरकार की गति, सरकार का कार्यशैली सब सामने आती है। मनमोहन सिंह को भी लोगों ने दूसरा मौका दिया था 2009 में दिया था। उनको भी, उनकी भी सीटें 145 से 206 हो गई थी, इनकी 283 से 304 हो गई। तो सीटें इनकी भी बढ़ी, सीटें उनकी भी बढ़ी। अगर आप प्रोपोर्शन में देखें तो उनकी सीटें ज़्यादा बढ़ी थी प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो लेकिन इनकी बढ़ी। अब जो समय होता है 10 साल बाद कोई भी सरकार हो, 10 साल बाद फिर लोग गुण दोष, क्या खोया क्या पाया, इस आधार पर सिर्फ वादों से बात नहीं चलेगी। हाँ, मूल्यांकन करते हैं। अब उसमें जो है जाहिर है कि कई वादे जो 2014 में किए गए थे उनमें कुछ पूरे भी हुए और कई पूरे नहीं हुए। जैसे पूरे होने वाले वादों में भाई राम मंदिर का निर्माण अब जनवरी में हो ही जाएगा। 370 हटाई दी गई, उसका खत्म कर दिया गया। समान नागरिक संहिता भले उस तरह ना आई हो, लेकिन ट्रिपल तलाक जिस तरह से आपने कर दिया है, तो समान नागरिक संहिता में 2 ही 3 तो मुद्दे हैं जिनको लेकर के ज़्यादा बवाल मचता है। ट्रिपल तलाक, बहुविवाह और एक दो चीज़ें और होंगी। तो ट्रिपल तलाक आपने कर ही दिया, तो मुझे लगता है कि उस दिशा में भी बढ़ गए। इसके अलावा कुछ और वादे भी पूरे हुए, जैसे जनधन खाता खोला गया तो गरीबों को अकाउंट खोलने की सुविधा, डिजिटाइजेशन का जो है वो गति आगे बढ़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बहुत काम हुआ। गडकरी जी को इसका विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, हालांकि प्रधानमंत्री जी का पूरा योगदान है। तो जिस तरह राज्यों में हाईवेज, पुल, ब्रिज या पुराने जो तमाम काम अधूरे पड़े हुए थे, जिनकी गति धीमी थी, वो पूरे हुए। और जिस तरह से सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ, जिस तरह से 2 साल के अंदर मतलब नए पार्लियामेंट भवन का निर्माण हुआ, तो ये सब दिखाता है सरकार में काम करने की गति तेज रही कई मामलों में। अब दूसरा गिलास खाली है, उसका पक्ष भी है, जिसको लोग भाई 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी, तो 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? नौकरियां नहीं हैं, बल्कि घटी है नौकरियां। गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है वो बढ़ गई है। एक तरफ ये तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट ही कह रही है कि कितने फीसदी जो है दौलत जो है बहुत कम फीसदी लोगों के पास है, और कांग्रेस इसको मुद्दा भी बना रही है कि अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीबी की रेखा से नीचे जाने वाले परिवारों की संख्या बढ़ी है। जो प्रतिशत 2014 में था उससे ज़्यादा हुआ है, ये आंकड़े हैं। इसके अलावा बेरोजगारी की दर की बात है। चीन का जो सीमा पर अतिक्रमण है वो भले सरकार कितना उसका को खारिज करे, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं जो तमाम तरह, उससे लगता है कि वहाँ का एक तनावपूर्ण स्थिति है। और अगर इसीलिए बार बार बात होती है महंगाई भी एक बड़ा, हालांकि महंगाई तो मैं बताऊँ, महंगाई मुद्दा है निश्चित रूप से, लेकिन महंगाई एक सतत मुद्दा रहता है। वो 70 के दशक में एक सिनेमा आया था रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें था हाय हाय ये महंगाई मार गई, बाकी तो उसमें भी महंगाई थी, लेकिन महंगाई मुद्दा है भाई। अगर आप 2014 से तुलना करेंगे सिलेंडर की कीमत की और पेट्रोल की, डीजल की, डॉलर की, तो मुद्दा तो है। इसके अलावा महिला सुरक्षा, अब पहलवान जैसे बैठे हुए हैं धरने पर, तो अपने आप में एक वो है कि सरकार FIR भी तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट दखल देता है, और अभी तक गिरफ्तारी तो छोड़िए, जो प्राथमिक चीज़ें वो नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं, और ये तो एक प्रतीकात्मक जो जनता के सामने है। बाकी राज्यों में जिस तरह से घटनाएं आती रहती हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह भले कांग्रेस सरकार हो, लेकिन एक महंगाई अब की बार महिलाओं का अत्याचार, अब की बार मोदी सरकारी नारे थे, तो वो एक मुद्दा है। इसके अलावा संघीय ढांचे को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े होते रहे। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, उपयोग, सदुपयोग, मैं तीनों बातें कहता हूँ, वो एक मुद्दा है। फिर GST को लेकर के जिस तरह से जो GST का बंटवारा है, जो राज्यों का कहना है कि उनको उनका हिस्सा मिलता है, देर से मिलता है या नहीं मिलता, कम मिलता है, वो एक मुद्दा है। इसके साथ ही दक्षिण के राज्यों में, जैसे कर्नाटक के चुनाव में नंदिनी का मुद्दा बहुत उभरा दूध का, अभी तमिलनाडु में वो गोविंद दूध का मुद्दा है। कई बार भाषा के मुद्दे उठ जाते हैं। मणिपुर जिस तरह से पूर्वोत्तर में जो एक इस समय भयानक स्थिति है, संकट है काफ़ी, तो इस तरह के मुद्दे भी हैं जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने, जिनका जवाब सरकार को देना है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा है जो अभी, जिसको लेकर के तमाम सारे किंतु परंतु विपक्ष उसको उठा रहा है। ये तो एक तरफ जो उपलब्धियों का बड़ा एक आंकड़ा है, तो दूसरी तरफ चुनौतियों का ये पहाड़ भी है जो सवालों का।
तो जब चुनाव में मौजूदा सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, मोदी जी जाएगी, तो वो अपने उपलब्धियों का बखान करेंगे जी। और विपक्ष इन सारे मुद्दों को एक तीर कमान की तरह काउंटर करने की कोशिश करेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे सवाल जान, क्या 2019 से 2024 बिल्कुल अलग होगा? ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए उतना इजी केक वॉक नहीं होगा जैसा कि आपने कहा था सेकेंड टर्म के समय होता है, या आपको लगता है कि अब भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है? देखिए, मोदी जी की व्यक्तिगत रूप से लोकप्रियता बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी लेकिन कोई भी चुनाव नेता की लोकप्रियता के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। नेता लोकप्रिय हो, कई बार लोकप्रिय नेता, अटल जी बहुत लोकप्रिय थे लेकिन चुनाव हार गए थे। अटल जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी 2004 इंडिया में, शाइनिंग इंडिया, लेकिन पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। तो लोकप्रियता एक बड़ा फैक्टर होता है, एक एड ऑन फैक्टर होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और भी तथ्य होते हैं जो चुनाव में, जैसे उदाहरण के लिए 2019 में एक बहुत बड़ा मुद्दा पुलवामा आ गया था, और जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुई और हमारी सेना ने जाके आतंकवादी अड्डों को तबाह किया, वायुसेना ने, वो भी सरकार के पक्ष में गया था और उसका बड़ा फायदा मिला, राष्ट्रवाद का एक ज्वार था। फिर वही बात कि एक मौका लोग देना चाहते थे मोदी जी को, तो ये सारी जो लोकप्रियता उनकी थी। अब क्या है, जो 2019 और 2024 का फर्क मैं बताता हूँ। अगर कोई पुलवामा जैसी घटना, कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए, उसको अगर आज की परिस्थिति में देखें तो जो बीजेपी के सामने चुनौती है वो कहाँ कहाँ है। 2019 में बिहार उनका इंटैक्ट था, नीतीश कुमार के पाले में आ जाने से बिहार बिल्कुल टोटली इंटैक्ट था। महाराष्ट्र इंटैक्ट था क्योंकि शिवसेना के साथ और इनके अच्छा गठबंधन बन गया था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामकता के साथ ममता के खिलाफ उसने माहौल बनाया था, उसका फायदा मिला, 18 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश में भले सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, लेकिन भाजपा की जड़ें मौजूद थी और उसका नतीजा भी सामने आया। एक तो ये 3 राज्य हैं। फिर झारखंड, वहाँ पर उस समय जो है बीजेपी की सरकार थी जी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस विपक्ष में थी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, वहाँ भी मजबूत था मामला। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत सुखद स्थिति में थी और बहुत कंफर्टेबल थी। आज वहाँ उन राज्यों में कंफर्टेबल नहीं है तमाम। पंजाब भी एक ऐसे ही राज्य है, उपचुनाव में अभी जिस तरह से हाँ, पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन था, वहाँ उसको जो है ये तो विधानसभा में जो प्रदर्शन रहा आम आदमी पार्टी का, वो चिंताजनक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में बहुत अच्छा किया था, 28 में 26 सीटें जीती थी। अब इस बार क्या वो उतनी सीटें जीत पाएगी? तो ये चुनौतियां हैं भाजपा के सामने इन मुद्दों के साथ साथ। तो इसलिए 2019 की तुलना में 2024 का चुनाव ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी हार जाएगी या जीत जाएगी, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन तथ्यों की बात कर रहा हूँ, उन फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनसे ये चुनाव 2019 से अलग है। और इस बार अभी तक जो लग रहा है, 2019 में विपक्ष आखिर तक बिखरा रहा, इस बार लग रहा है कि विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा, अगर सारे दल नहीं आते तो भी एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ मिलकर के एकजुट होकर भाजपा को चुनौती दे सकता है। ये भी एक चुनौती का विषय है। एक छोटा सा सवाल आपसे, और पुलवामा और तमाम चीज़ें आपने कही, बहुत टाइमिंग के साथ ये इत्तेफाक है या टाइमिंग है? हालांकि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप निश्चित तौर पर कहेंगे टाइमिंग है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो है बिल्कुल चुनाव से कुछ समय पहले पर हो रहा है, तो बहुत सोच समझ कर किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी चलिए इसको इत्तेफाक। आपको लगता है ये वो फैक्टर दिखाई पड़ता है जिसको आप कहते हैं अचानक कोई बड़ी चीज जिससे सेंटिमेंट क्रिएट हो जाते हैं जैसी बात? नहीं, ये अचानक तो नहीं हुआ ना, ये तो बहुत सालों से चल रही है। तय है। और निश्चित रूप से राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर जब खुलेगा लोगों के दर्शन के लिए, और वो जो उसका उद्घाटन का जो समारोह होगा, वो जिस तरह का इवेंट आयोजित करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, और मोदी जी जिस तरह से ग्रैंड लेवल पे चीज़ों को ले जाते हैं, तो राम मंदिर से पहले G20 भी है जो सितंबर में है, और G20 एक अलग धरातल पर इस सरकार को ले जाएगा। मोदी जी को जब 20 बड़े नेता, ग्लोबल लीडर्स देश में होंगे दिल्ली में, जिसमें बाइडेन भी होंगे, जिसमें शी जिनपिंग भी होंगे, जिसमें पुतिन भी होंगे, जर्मनी के और फ्रांस के और इंग्लैंड के, इन तमाम सारे राज्यों के, राष्ट्रों के जो है देशों के अध्यक्ष होंगे, और उसमें मोदी जी बीच में होंगे, प्रधानमंत्री हमारे। तो निश्चित रूप से अभी जिस तरह विदेश में आपने देखा सब जगह जो उनकी वाहवाह हुई, वो यहाँ और बड़ा एक इफोरिया क्रिएट होगा मीडिया के थ्रू और सारे उसके जरिए। और G20 में अगर कुछ बड़ा हो जाता है काम, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो भारत के हित में हो, तो वो भी एक बड़ा होगा। एक तो ये, उसके बाद फिर 3 राज्यों के चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर में।
अब उसका G20 का असर उन राज्यों के चुनाव में क्या होता है, उन राज्यों के नतीजे क्या होते हैं। अगर मान लीजिए उन राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है तो और हवा बन जाएगी, लेकिन अगर वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल आते हैं नतीजे, तो फिर G20 का असर जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ये दोनों स्थितियाँ हैं। इसके बाद जो राम मंदिर का मुद्दा है वो अगली सीढ़ी है, अगला चरण है कि जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और उसके बाद देश विदेश से राम भक्त हिंदू और सनातनी सब लोग आएंगे और वहाँ पर पूरा जोर शोर से लगातार खबर तो ये भी कुछ अपुष्ट सूत्रों से कहा जाता है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं वो शायद तीर्थयात्रियों को भी भेजें वहाँ पर अपने साधनों से, शिवराज जी हवाई जहाज से भेज रहे हैं, सभी को यात्रा करा रहे हैं, तीर्थ यात्रा। तो वो एक माहौल बनेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इनसे माहौल तो बनेगा, लेकिन जब चुनाव जनवरी के बाद जब चुनाव आएंगे, अब चुनाव अप्रैल में होंगे प्रस्तावित हैं, तो अप्रैल आते आते क्या लोग राम मंदिर के नाम पर वोट डालेंगे या उन मुद्दों पर वोट डालेंगे जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो मेरा अपना आकलन ये है कि राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला वोट तो भाजपा के साथ रहता ही है। दिक्कत ये आती है जो फेंस वोटर है, जो ऐसा वोटर जो कमिटेड वोटर नहीं है, वो किधर जाता है। अगर कमिटेड वोटर बीजेपी के साथ आ जाता, नॉन कमिटेड वोटर बीजेपी के साथ आता है तो उसको फायदा होगा। अगर नॉन कमिटेड वोटर जो 2019 में था वो बीजेपी से अलग हो जाता है, तमाम मुद्दों को देखे कि हाँ ठीक है राम मंदिर तो बन गया। अब मान लिया बच्चा जो है वो टॉफी मांग रहा है, आप नहीं दे रहे, रोता रहा, आपने टॉफी जब दे दी तो चुप हो जाएगा। आपने बड़ी शानदार एनालिसिस। जी जी। तो एक तरह से हिंदू मन जो है, जो सनातनी हिंदू है, उसके मन में राम मंदिर एक बड़ी इच्छा रही, जिसके कारण बीजेपी को हर चुनाव में उसका लाभ हुआ। अब जब वो बन गया राम मंदिर तो भाई बन गया। अब दूसरी तरफ देखा जाए, ये भी एक धारणा होती है। जैसे एक उदाहरण बताऊं जी, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटी। उसके बाद ऐसा लगा कि अब इसके बाद कोई मुद्दा इस देश में बचेगा ही नहीं। और जो माहौल था, जो ज्वार था, और जब उस सरकारें भंग हुई और फिर चुनाव अगले साल 1993 में जब चुनाव हुए तो उसी उत्तर प्रदेश में वही मुलायम सिंह शपथ ले रहे थे जिन्होंने गोली चलवाई थी। तो एक साल के अंदर वो सेंटिमेंट सारे बदल गए। और बीजेपी को 2014 में जो सफलता मिली 283 वोटों की, उस वक्त तो मैनिफेस्टो में राम मंदिर बहुत अंदर था। दूसरे मुद्दे थे जिन पर मोदी जी को वो मिला, मैंडेट मिला, इतना जनादेश, उसमें जाति समीकरण भी थे, उसमें हिंदुत्व का भी तड़का सीमेंट थी, उसमें जो है गवर्नेंस का पेंट था, और क्या कहते हैं उसका डेवलपमेंट का। कुल मिला के सिर्फ राम मंदिर के सेंटीमेंट पर 2024 चुनाव होगा ये कहना गलत होगा। मेरे को जो लब्बो लुबाब समझ में आता है वो एक सेंटीमेंट होगा, लेकिन वही अकेला सेंटीमेंट या सबसे बड़ा फैक्टर होगा ये कहना ठीक नहीं होगा। एक छोटी सी बात और मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप बताएं, आपने जो बातें कही उसमें, कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ में चुनौतियां जो भी बड़े बड़े, विपक्ष जो है वो भी अब वैसा नहीं है जैसा 2019 तक हो गया था, बहुत कमजोर दिखाई पड़ता था। अब विपक्ष जो है ज्यादा आक्रामक तरीके से, तो जो विकल्प का अभाव कहा जाता था वो विकल्प विपक्ष दिखाने में कामयाब हो रहा। देखिए अभी तक, आज तक अभी भी विपक्ष के पास, ये बात सही है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है, क्रेडिबल चेहरा जो मोदी जी का मुकाबला कर सके, चेहरे की जहां तक बात है। और क्या विपक्ष ऐसा कोई चेहरा 2024 तक तैयार कर पाएगा, ये एक सवाल है। क्या किसी चेहरे पर सहमति बन पाएगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों, जो बड़े दिग्गज, शरद पवार हों, क्या इनमें से किसी एक चेहरे पर सहमति बन पाएगी? और क्या वो चेहरा जनता को स्वीकार्य होगा उस रूप में जैसे मोदी जी 2014 में स्वीकार्य हुए, 2019 में स्वीकार? ये कुछ प्रश्न हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो आपने कहा कि विपक्ष 2019 का विपक्ष नहीं, मैं भी सहमत हूँ। इस बार विपक्ष ने अपने मुद्दे भी बहुत ढंग से कॉइन कर लिए हैं और कहीं ना कहीं उसकी गोलबंदी भी पहले से ज़्यादा मजबूत है, जो अभी तक दिखाई पड़ रही है। जैसे जो लोग कांग्रेस के साथ एक मंच पे आने में गुरेज कर रहे थे, वो भी आज एक मंच पर हैं। अब जैसे ये संसद के उद्घाटन वाला मुद्दा है, इस पे जो 19+1 20 पार्टियों ने जो बहिष्कार का वो किया, ठीक है बहिष्कार गलत है, सही है, अलग बात है, लेकिन वो 20 एकजुट हैं। और वो 20 जो है वो, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, उसमें बीआरएस भी है, ममता बनर्जी भी है, अखिलेश यादव भी है। तो ये एक विपक्ष की एकजुटता है। तो जाहिर है पहले 2019 जैसा विपक्ष नहीं है, लेकिन फिर अभी बहुत सारे सवाल उलझे हैं। अभी सीटों का बंटवारा, एक पर एक प्रत्याशी कैसे होगा, जिन राज्यों में कांग्रेस
मजबूत है, क्या वहाँ गैर कांग्रेसी दल अपने लिए सीट मांगेंगे, या जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है वहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, जहाँ कांग्रेस वर्सेस क्षेत्रीय दल है जैसे तेलंगाना हो गया, दिल्ली है, पंजाब है, इन राज्यों में क्या स्थिति होगी। ये सब बड़े प्रश्न ऐसे हैं जो उलझे हुए हैं। इनको अगर विपक्ष ढंग से सुलझा लेता है और कोई रास्ता निकाल लेता है तो चुनौती फिर कड़ी होगी बीजेपी के लिए। और अगर विपक्ष उलझा रहता है अपने तमाम सारे छोटे मोटे राजनीतिक स्वार्थों में तो फिर बीजेपी के लिए आसानी होगी। निश्चित तौर पर चुनौतियां सबके लिए, और जहां तक उठापटक का सवाल है तो बीजेपी को भी कर्नाटक में किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी, या मध्य प्रदेश जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ रही है, लोकसभा चुनाव में भी ये चीजें बढ़ती है, हमेशा से बीजेपी में भी खेमेबंदी की बात की जाती है। तो कुछ चुनौतियां विनोद जी से बात करके स्पष्ट होता है कि 2019 जैसी स्थिति फिलहाल नहीं है। 2024 के पहले इमीडिएट क्या होता है वो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज की स्थिति को देखा जाए तो विपक्ष थोड़ा मजबूत पहले से दिखाई देता है और बीजेपी के सामने चुनौतियां थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 का मुकाबला बीजेपी किस तैयारी के साथ लड़ती है, किन मुद्दों के साथ लड़ती है और विपक्ष कितनी ताकत दिखा पाता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी बात जरूर लिखें। मन से उजाला कर चले, मन से